हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपन एक टॉपिक देखते हैं, छोटा टॉपिक है जिसमें आपने राज्यसभा और लोकसभा के बीच में तुलना की गई है। आर्टिकल नंबर 79 अपन ने देखा था। 79 ये बोलता है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ना, उसके तीन अंग हैं। एक है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, ऐसे ये तीन अंग है इंडियन पार्लियामेंट के एज पर आर्टिकल नंबर 79। तो अपन ने आर्टिकल नंबर तीनों अलग अलग देखे हुए, 79 अलग देख लिया, 80 अलग देखा और 81 अलग देखा। अब अपन यहाँ एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे जिससे कि चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक, अब जब कभी भी आप ये टेबल बनाओ ना, तो अपन को फर्स्ट कॉलम में तो रखना है राज्यसभा और सेकंड कॉलम में रखना है लोकसभा, क्योंकि ये इनका ऑर्डर है एक तरह से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस समझ लो, उल्टा नहीं करना है। ठीक, राज्यसभा राज्यसभा को अपन देखो, राज्यसभा को अपन इंग्लिश में है ना, वैसे यूँ राज्यसभा भी लिख सकते हैं, राज्यसभा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये भाषा हिंदी है दोनों में, इसमें भी भाषा हिंदी है, इसमें भी भाषा हिंदी है। वैसे इसमें जो स्क्रिप्ट है ये लैटिन करती, और इसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट है जिसको अपन लिपि बोलते हैं, ये देवनागरी है। ठीक है, तो राज्यसभा को अपन हिंदी में लिखेंगे ऐसे, राज्यसभा देवनागरी स्क्रिप्ट में, और लैटिन स्क्रिप्ट में ऐसे लिख देते हैं, और इंग्लिश में इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं आज भी। ठीक है ना, कई ने ऐसे समझाया हुआ बुक्स में कि हिंदी में इसको राज्यसभा ऐसे बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको राज्यसभा बोलते हैं। नहीं, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन जो है। ओके, ये चीज़ है। ऐसे लोकसभा को अपन हिंदी में ऐसे लोकसभा, और यूँ लिखेंगे एल ओ के ऐसे लोकसभा। तो भाषा तो दोनों में हिंदी है, इसमें इसमें दोनों में लिपि का फर्क है। ये देवनागरी लिपि है और ये लैटिन लिपि है। इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे हाउस ऑफ द पीपल, ऐसे। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यही है इंग्लिश में। देखना चाहो ना तो आप देख सकते हो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाद में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये लो, ये लो। ठीक है ना, ये आर्टिकल नंबर 79 ये आपके लिए रख रखा है। Constitution of Indian Parliament shall consist, the Parliament for the Union shall consist of President, two House to be known respectively as Council of States and House of People। और इसी को हिंदी में बोलते हैं अपन राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, हिंदी वर्जन देखना चाहते हो इसका? लो एंड टू एंड दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये लो सर, हिंदी वर्जन भी देख लो। आर्टिकल नंबर 79, संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। समझ गए? तो ये है अपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक, और लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल। ऐसे वर्तमान में आर्टिकल नंबर 79 तीन चीज आ गई, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना, ऐसे ये चीज क्लियर हो गई। अपना नाम नाम पहले नाम तो क्लियर रखो कम से कम, और भी लिखो। आओ, अब अपन देखते हैं बिंदु संख्या 1। इसका मतलब राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको अपन दूसरे पॉपुलर नेम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा किया गया था, तथा इसे राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया था इसमें 1919 के अधिनियम में। और लोकसभा का भी सबसे पहले जो गठन किया गया था इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एमसी रिफॉर्म्स, ठीक है, के द्वारा किया गया था, तथा इसे क्या बोला गया था? केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना, विधानसभा राज्यों के अंदर थी और ये केंद्रीय थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था। और ठीक है, तो ये सबसे पहले बात अपन ने देखी 1919 के अधिनियम में। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको अपन उस समय बोलते थे केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, CLA। ठीक है ना, विधानसभा राज्यों में, और ये केंद्रीय थी। ठीक, और जब ये बनी थी 1919, ये बनी थी जब 1919 के अधिनियम से, एक्ट से, तब ये उस समय दिल्ली के अंदर बनी थी, कलकत्ता के अंदर नहीं बनी थी। ठीक है, 1912 से तो अपन जैसे देखते हैं राजधानी दिल्ली थी, तो ये दोनों दिल्ली के अंदर बनाए गए थे। ओके, अब क्या है, अधिनियम से तो ये बनी 1919 के अधिनियम से। ये पूछा जाता है किस एक्ट में सबसे पहले वर्णन था इसका, राज्यसभा और लोकसभा का, तो दोनों किसका था? मॉन्टेग्यू, मतलब 1919 के अधिनियम में। और इसका दूसरा पॉपुलर नेम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, MCR। ठीक है, ये चीज है बेसिक जो अपन को इसमें पता रखनी है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे है ना, दो एक्ट हैं जो अपन को बेसिक ध्यान में रखना है। लो, है ना, अब इस सिमेट्री में उच्च सदन और द्वितीय सदन, राज्यसभा को द्वितीय, प्रथम नहीं है, और लोकसभा को इसमें तुलना में देखें तो, सॉरी, लोकसभा को इसकी तुलना में देखें तो उच्च की जगह ये हो जाएगा लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा जैसे द्वितीय सदन है तो लोकसभा हो जाएगा प्रथम सदन, और लोकसभा को अपन बोलते हैं लोकप्रिय सदन।
राज्यसभा को जैसे कई जगह लिखा हुआ है लोकप्रिय सदन, वो मत बोलो, एक नेगेटिव नाम हो जाता है ना। पॉपुलर हाउस अपन लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे ये उच्च सदन क्यों है ना, क्योंकि कंपेरेटिवली जैसे इसको अपन देखते हैं उच्च सदन इसलिए क्योंकि इसके अंदर कंपेरेटिवली वरिष्ठ सिटीजन या यूं कह लो वरिष्ठ होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। वरिष्ठ कैसे कि 30 साल जैसे उनकी एक मिनिमम आयु है जो एलिजिबिलिटी के रूप में है। दूसरा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा इसके अंदर 12 प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए इसको उच्च बोला गया है। और द्वितीय इसलिए क्योंकि ये लोकसभा से सबॉर्डिनेट है एक तरह से। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जैसे जो होती है ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, इसलिए द्वितीय सदन है। अब लोकसभा को अपन निम्न सदन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये हायरार्की में सेकंड नंबर पे है। जैसे राज्यसभा हायरार्की में फर्स्ट नंबर पे, राष्ट्रपति के बाद पहले राज्यसभा आती है फिर लोकसभा आती है, तो ये सेकंड नंबर पे है राज्यसभा की तुलना में, इसलिए निम्न है। प्रथम सदन इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है ये। और लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोगों द्वारा चुने जाते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर, बहुमत प्रणाली के आधार। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। ये प्रथम और द्वितीय में जैसे अपन को ध्यान रखना है, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है ना इसके अंदर, ये इसी में होता है, द्वितीय और प्रथम में। तो स्टूडेंट क्या समझता है कि राज्यसभा उच्च सदन लगा दो इसको प्रथम सदन, गड़बड़ हो जाएगी पहले। संदर्भ इंपॉर्टेंट है, जिस संदर्भ में कहा गया है, क्यों कहा गया है इसको ऐसा, क्यों कहा गया पता रखोगे तो ऑटोमेटिक सही होगा क्वेश्चन, है ना। तो राज्यसभा प्रथम नहीं है, क्या है? द्वितीय सदन है। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना। द्वितीय सिर्फ ये जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना मंत्रिपरिषद की, ये उस संदर्भ में कहा हुआ है। और उच्च सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्टिकल 79 में पहले नाम इसका है। ठीक है ना, और वरिष्ठ सदस्य इसके अंदर आते हैं, ऐसे उच्च सदन। और द्वितीय सदन इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, तो इसलिए लोकसभा हो गया प्रथम सदन। तो ये कारण याद रखने की क्यों कहा जाता है ऐसा, रटो मत, समझो, जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे 2 मिनट याद रहेगा। फिर नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको राज्यसभा बोलते हैं। सीटें बराबर नहीं है अमेरिका की तरह जनसंख्या के अनुपात में, जैसे 1951 से अपन को देख रहे हैं राजस्थान में 9 और 1 थी, वो चली आ रही है। ठीक है, इस सदन को अपन जनता का प्रतिनिधित्व सदन कहते हैं। ये सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको अपन लोकप्रिय सदन बोलते हैं। ओके, बिंदु संख्या 6, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, जिसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, स्थायी सदन है। लेकिन जो अपन ने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 80 में तो, या 83 में लिखी हुई है अवधि, 83(1) में अवधि लिखी हुई है, तो उसमें तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था स्थायी सदन है ना, विघटन नहीं किया जा सकता, ये थी उसमें। तो वहां अपन ने देखा था, उसका एक निष्कर्ष निकाला था कि ये स्थायी सदन है, ये अपन को समझना है ना। स्थायी सदन है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 83(1) में गर्भित है। ठीक है, तो जिसको कोई भंग नहीं कर सकता, इसलिए स्थायी है। कोई मतलब राष्ट्रपति इसको भंग नहीं कर सकता। फिर क्या है, इसी की तुलना में अपन लोकसभा देखते हैं, तो लोकसभा क्या एक स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि 83(2) में अपन ने जैसे देखा था कि इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 5 का ही था। ठीक, लेकिन 42 संविधान संशोधन से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर वापस 78 में मोरारजी देसाई ने 44 संविधान संशोधन किया और वापस 5 कर दिया, और वर्तमान में 5 साल ही, 5 वर्ष है। तथा इससे पहले भी इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ठीक है, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 74(1). ठीक है ना, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, फिर बाध्यकारी होती है राष्ट्रपति। पढ़ाइए 74(1) में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर क्या है, सदस्य को देखो, प्रत्येक सदस्य दो वर्ष पश्चात, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, है ना, 1/3 सदस्य कर लेते हैं, ऐसे कर लो इसको। ठीक है ना, तो ये है ना, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उतने ही निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है ना, तथा उतने ही निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता ही। तो 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3, तो मैंने बताया था 1 2 3 ऐसे, है ना। तो ये अपने कहाँ देखा था, ये 83(1) अनुच्छेद है ये पूरा एक तरह से। ठीक है, यूं, और सॉरी, ये 83(1) में तो ये पहली चीज है, और ये 1/3 जो है ना, ये अपने उसमें लिखा हुआ है 81। ठीक है, तो 1/3 हर 2 वर्ष बाद होते हैं, तो ऐसे करके एक व्यक्ति का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाता है? 6 वर्ष का। अब मैंने बताया था आर्टिकल नंबर, ये जो 80 है राज्यसभा संबंधित 80, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ 6 वर्ष, गर्भित है, यही चीज समझने वाली है।
अच्छे अच्छे स्टूडेंट का गच्चा खा जाता है इनमें, स्थायी सदन और 6 वर्ष। संविधान में लिखा हुआ है, कोई सा टेक्स्ट पढ़ता नहीं है। ओह यस यस लिखा हुआ है यार, अच्छे से ध्यान है मेरे को, क्या बच्चे वाला सवाल है। अरे बच्चे तो तुम हो पढ़ाई में भी, पढ़ो थोड़ा गहरा, ठीक है। यो तो ये चीजें दोनों गर्भित है, स्थायी सदन और 6 वर्ष। स्थायी सदन अनुच्छेद 83 के अंदर गर्भित है, 83(1) में, और 6 साल जो कार्यकाल है ये आर्टिकल नंबर 81 के अंदर इम्प्लाइड है। समझ गए, ठीक। फिर लोकसभा के संदर्भ में क्या है, नई लोकसभा गठन, नई लोकसभा का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। मतलब जब वो विघटित होती है, डिजोल्व होती है 83(2) के तहत, 83(2) के तहत जब डिजोल्व होती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन वर्तमान परिप्रणाली ये है कि जैसे ही खत्म होता है उससे पहले ही अगली का कर लिया जाता है, निर्वाचन कर लिया जाता है। तो ज्यादातर आप देखोगे ना, जो अपने लोकसभा जो मैंने आपको बताई थी टोटल, उनका कार्यकाल 4 साल 11 महीने का है। तो लास्ट वाला महीना जो है ना वो चुनाव में बीतता है। तो इसमें यूं मत समझ आना आपकी सर तो 5 साल पहले हो गया, तो ये भी तो सब सारी शॉर्ट है, 5 साल तो किसी का हो ही नहीं रहा उस टेबल के हिसाब से जो मैंने बताई थी। तो उसमें ऐसा नहीं है, जब डिजोल्व होती है तो बाकायदा डिजोल्यूशन का, विघटन का जो है ना, राष्ट्रपति गजटेड नोटिफिकेशन निकालता है। और साधारण भंग होती है तो भी गजटेड नोटिफिकेशन निकालता है, लेकिन उसमें वर्ड ये नहीं होता कि विघटित की गई 5 साल पहले। उसमें यह है कि अपना परिणाम जो 5 साल पूरे हो रहे हैं तो उसके तहत ये विघटित की जाती है, अर्ली भंग नहीं की जाती है ना, ये चीज है। तो परिपाटी है कि 5 साल पहले होने से पहले आप कर लो, लेकिन अगर जैसे विघटन हो गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, ये चीज है। फिर सदस्य संख्या देखते हैं, ये तो अच्छी तरह देख रखी, पूरा टेबल बना हुआ है, यू एंड मी मिल, बेबी मिल सारा याद है ही। बीबी की उम्र 16 होनी चाहिए, सारा आपने देखा ही था राज्यसभा के अंदर सारा, डीजेएलपी है कि नहीं। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है। इसके सभी इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वालों को नामांकित करता है। किसी क्षेत्र से यहाँ मतलब क्या है, 4 क्षेत्र, क्या था वो, सबका समाज। तो ये क्या हो गया, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। सचिन तेंदुलकर किससे, खेल कहीं नहीं है, सामाजिक सेवा से। और इसमें क्या है, लोकसभा में संसद में सॉरी यार ये संसद नहीं आएगा, लोकसभा में, एक सेकंड, लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लोकसभा में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं वर्तमान के अंदर, 550, जिनमें से 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से, है ना। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो मैंने बताई थी। तो ये 550 है, भरे हुए आज की तारीख में 545 है, मैंने बताया था सारा, ठीक है ना। फिर ये लिख के काटा हुआ, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, होते थे, काट दिया ना, अब नहीं होते। तो ये कौन से संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 26 जनवरी 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020, कोरोना की काल में पहला वर्ष, मतलब कोरोना के समय में पहला वर्ष, है ना। ऐसे सदस्य संख्या अपन ने तो बहुत डीप में देखा हुआ, तो इसको कोई ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं, सदस्य की न्यूनतम आयु। राज्यसभा का ये अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु होती है, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, है ना। इसीलिए इसको अपन एक तरह से वरिष्ठों का सदन भी बोलते हैं, उस सदन क्योंकि वरिष्ठ होते हैं कंपेरेटिवली इसके अंदर, लोकसभा की तुलना के अंदर। तो राज्यसभा की 30 और लोकसभा की 25, और वोट डालने की जो है वो 18, 21 से 18 कर दी थी राजीव गांधी ने, ठीक है ना। ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं, तो आप क्या करो, एक जैसे एज वाला है ना, एक पेज पे लिख के सबकी लिख डालो जितने भी अपने एज आएंगी जैसे। फिर बिंदु संख्या 9, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, है ना। चुनाव कैसे होता है, संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है समझ वाले। पहले तो राज्यों की विधानसभा करती है, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों की, सदस्य की बात आ रही है यहाँ पे, राज्यसभा का सदस्य है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं देख रहे कहीं आप भावुक हो जाओ। उपराष्ट्रपति तो जो है ना राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज होता है स्टूडेंट कई बार उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेती हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेती है। फिर वो देखता है यार उपराष्ट्रपति राज्यसभा से, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्य की विधानसभा निर्वाचित हो गया, खिचड़ी सारा। तो इसीलिए अलग अलग रखो चीजों को, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो राज्यसभा का सदस्य के चुनाव में क्या है, राज्य की विधानसभा का योगदान है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा का कोई योगदान नहीं होता, होती ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे, लेकिन जब तक एक एक नहीं पढ़ोगे ना टाइम दे देके, तब तक यूं ही सिर पकड़ोगे, अरे यार क्या है, पॉलिटी छोड़ देता हूँ। छोड़ने से काम नहीं चलता है, जूझने से काम चलता है, समझ गए? खींचो मत, मतलब रीझो मत, जूझना सीखो, समझ गए ये चीज। तो राज्यों के राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे? राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को उनने चुना है जिनको जनता ने चुना, तो इनडायरेक्ट हो गए ना ऐसे। इनडायरेक्ट कैसे? ये तीन चीजें हैं, ये तो है जनता, ठीक है, ये है एमएलए और ये है राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। तो जनता ने चुना है एमएलए को और एमएलए ने चुना है राज्यसभा मेंबर को, तो एक तरह से जनता ने ही तो चुन लिया इनडायरेक्ट राज्यसभा मेंबर्स को, ऐसे तो ये हो गया इनडायरेक्टली, समझ गए ना? आ जाओ, क्या है? तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये आपने पढ़ा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। ये वही जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जिस प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर चुनाव होता है, ये वही प्रणाली है, ठीक है। और इसके अंदर कोटा प्रणाली होती है, तो कोटे का मैंने आपको बताया था सूत्र, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। कैपिटल एन बटा छोटा एन स्मॉल एन, है ना, +1 और फिर पूरे में +1, जब एक सदस्य चुना जाना हो, और एक से ज्यादा सदस्य चुने जाना हो तो n गुणा 100 बटा स्मॉल एन +1 और इस पूरे में कर देंगे +1। तो इससे ये कोटा निकल के आता है कि जैसे कितना उसको मिलना चाहिए। फिर क्या है इसमें बिंदु कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से कोई संबंध नहीं होता। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से होता है जिनको हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, अनुच्छेद 82 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो उसका कोई संबंध नहीं होता राज्यसभा से, क्योंकि वो राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं पूरी 10 की 10, जैसे राजस्थान 10 है। अब इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, कोई भौगोलिक या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। जबकि लोकसभा में अपन जैसे देखते हैं, क्या लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट, अभी अपने पढ़ा था 1 2 3। तो एमएलए कोई नहीं होता बीच में, सीधा जनता चुनती है लोकसभा मेंबर्स को, ये जनता है, ये एमएलए का कोई योगदान नहीं, सीधा डायरेक्ट, समझे? के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि जैसे अपने 25 सीटें हैं तो 25 ये अपने जो टोटल 33 राज्य हैं उनके अंदर ये 33 जो जिले हैं राजस्थान में उनमें ये बांटी गई है, ठीक है ना। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर ये होता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, और राज्यसभा का कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे, ठीक है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं। और प्रणाली कौन सी है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, पढ़ाया था, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता या अग्रता ही विजेता, और इसी को अपन बोलते हैं बहुमत प्रणाली, कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिले। कोटा सिस्टम नहीं होता है जैसे राज्यसभा के सदस्य में, कोटा में तो क्या इतने मिलने आवश्यक है, और बहुमत क्या, सबसे ज्यादा जिसको मिल गए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। जैसे मान लो टोटल सीट वोट पड़े 10, तो कोटा तो जैसे किसी सूत्र से निकलता, और बहुमत क्या, बहुमत यहाँ होता है सर्वाधिक मत जिसको मिल गए हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो एक को मिले हैं जैसे 4, और किसी को 3 2 और फिर 1 1 ऐसे, ठीक है ना, 1 1 वोट मिले, तो बहुमत जैसे अपन जैसे बोलेंगे कि भाई कोटा जैसे मान लो 50+1 होता, वो तो किसी को ही नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, जिसको 4 मिले, तो ये अग्रताई विजेता हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है अग्रताई विजेता, बहुमत प्रणाली, ओके। अब जैसे बहुमत में जैसे कई बार वोटिंग के संदर्भ में वो आता है 50% से ज्यादा, ये वहाँ ये मतलब नहीं है इस चीज का। यहाँ मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बहुमत प्रणाली या अग्रताई विजेता, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है, ये चीज है। फिर क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंध होता है। परिसीमन 82 अपन ने पढ़ा था, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ऊँट की जनसंख्या थोड़ी इधर आ गई तो इधर की जिधर आती है उधर की बढ़ जाती है जनसंख्या, तो इसलिए परिसीमन किया जाता है ना। तो वो सारी चीजें अपन ने जैसे देख ही रखी है, तो आपको ध्यान है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, ठीक है ना, और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, तो वहां जैसे क्या है, एक बार मैं बता रहा था, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 का है, लागू 2002 में हुआ, तो ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाता है। और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2002 का मूल,
लेकिन ये लागू 2003 में हुआ था। ऐसे 2 डेट्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ध्यान रखो ये 2001 और 2002 ही है। मैंने एक जगह ये 2002 बताया हुआ है, 84 मैंने बताया था, सम है, इधर नीचे विषम है, 7 और 3 है ना। तो लेकिन ये ध्यान रखो 84 हुआ 2001 और 87 2003। ये आपने परिसीमन जो था ना, 4th परिसीमन जो अपन ने किया, ये उससे संबंधित सारी डेट्स हैं, तो इसलिए उसमें बताई हुई है। तो अपने आर्टिकल 82 के तहत अभी तक तो 4 परिसीमन हो चुके हैं, उनको देखा ये डिटेल के अंदर, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर आ जाओ आगे देखते हैं अपन बिंदु संख्या 10। बिंदु संख्या 10 क्या बोलता है? राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। बोला ही मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा है जो सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, लेकिन सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब पूर्ण रूप से भाग लेता है, ठीक है ना। ये जैसे निर्णायक मत भी डालने का अधिकार होता है, सब है ये, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। जैसे मंत्री या अटॉर्नी जनरल, जैसे जो आर्टिकल 88 के तहत वो भी लेते हैं राज्यसभा में भाग, दूसरे के अंदर दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मत डालने का अधिकार नहीं होता, निर्णायक मत या साधारण मत। जबकि ये सभापति जो होता है ये साधारण मत तो नहीं डालता है, निर्णायक मत डालता है टाई होने की स्थिति में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और अपने उपराष्ट्रपति में पढ़ा है, और आगे आएगा, जैसे अपना अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था अपन आर्टिकल 74 कि ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक है। 73 में तो ये है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 74 में है कि वो पदेन सभापति होता है, और 75 में है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ऐसे अपन को ध्यान देना है इसका। समझ गए? तो ये चीज है सारी। और सॉरी 74 नहीं है, ये तो मंत्रिपरिषद, ये 63 है, थोड़ी सी गलती हो गई, 63 है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63, और पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ये 64 है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति है ये 65 है, यूं है ये। 66 में उसका निर्वाचन है, 67 में पदावधि है, 68 में रिक्ति है, 69 में आकस्मिक कृत्य है, नहीं सॉरी 69 में तो शपथ है, 70 में आकस्मिक कृत्य है, 71 में समाधान है, सॉरी 71 के अंदर समाधान नहीं, 71 में संशय अगर संशय हो तो, 72 में समाधान है, 73 में एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय एग्जीक्यूटिव की शक्तियों का विस्तार। ऐसे ये उपराष्ट्रपति संबंध। 74 75 तो मैं जो बोल गया था वो तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 73 तो ये आ गया एग्जीक्यूटिव, 74 मंत्रिपरिषद से है, और 75 भी मंत्रिपरिषद से ही है। ओके, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, ध्यान दे लेना आप, है ना, ये बाकी मैंने सही बता दिया। तो 10 के अंदर अपन देखते हैं कि सभापति नहीं होता सदस्य, ठीक है। फिर क्या, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बताया ये अनुच्छेद कौन सा है पदेन वाला? ये हो गया अनुच्छेद नंबर 64। राज्यसभा का उपसभापति, इसका सदस्य राज्यसभा का उपसभापति है ना, डिप्टी चेयरमैन, इसका सदस्य होता है, तथा राज्यसभा के सदस्य ही इसका निर्वाचन करते हैं। उपसभापति की बात है, लेकिन सभापति जो होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है, और सभापति को जो अपन बोलते हैं वो है उपराष्ट्रपति, इसका पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। जबकि लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। अपन पढ़ेंगे जब आएगा आर्टिकल नंबर 93, ठीक है ना। अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चयन करेंगे, ठीक है ना, लोकसभा सदस्य। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर, और यहाँ पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में, ठीक है ना। तो लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों लोकसभा सदस्य होने चाहिए। इसमें वो 6 महीने वाली शर्त लागू नहीं होती यहाँ पे कि 6 महीने के अंदर बन सकते हैं, वो मंत्रियों पे लागू होती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वही बनेंगे जो लोकसभा सदस्य उस दिन है ना। इनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अपने में से ही। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अमोंग देमसेल्व्स, अपने में से ही, अपने में से ही, अमोंग देमसेल्व्स आएगा, ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये चीज है जो अपन को ध्यान देना है। तो ये अच्छा बिंदु है, अपन को समझ में आएगा अच्छी तरह। बिंदु नंबर फिर देखते हैं, बिंदु संख्या 11, अनुच्छेद 110 आएगा, ये मनी बिल, उसमें अपन ने देखा। तो क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, पूर्व स्थापन जिसको बोलता है इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो कहाँ किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। ये अपने आर्टिकल नंबर 109 में इसका प्रोसीजर है, और 110 के अंदर इसकी परिभाषा है। तो प्रस्तुत कहाँ होगा? ये अनुच्छेद 109 में, केवल लोकसभा में।
फिर क्या है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें देने का अधिकार है। इसके लिए उसे मात्र 14 दिन का समय मिलता है। यदि विधेयक इस समय में पास नहीं होता तो पारित समझा जाता है। तो पहली बात तो ये समझो प्रस्तुति नहीं हो सकता। दूसरा, वो जब जाता है राज्यसभा में तो राज्यसभा उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिश कर सकती है, किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ओनली सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है ना, अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ओनली रिकमेंडेशन कर सकती है ना। और वो रिकमेंडेशन संशोधन भी कितने 14 दिन के अंदर, 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। और अगर 14 दिन के अंदर पास नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक पारित समझा जाता है। फिर क्या, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो ओनली सिफारिश करी ना वो भी लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, संशोधन तो कर ही नहीं सकती, गड़बड़ हो जाएगी, संशोधन कैसे कर देगी। ठीक है, सारी शक्तियां लोकसभा के पास है धन विधेयक के संदर्भ में। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम एवं वास्तविक अधिकार है। सिफारिशें मानना नहीं मानना राज्यसभा की सब लोकसभा का अधिकार है। तो ये धन विधेयक के संदर्भ में है। ओके, ये सारा प्रोसीजर है जो अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक का, मनी बिल का, और उसकी परिभाषा धन विधेयक के अनुच्छेद 110 के अंदर है। ओके, ये चीज हो गई। अब अपन देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ चीजें, कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अनुच्छेद 74 और 75 राज्यसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है राज्यसभा के प्रति। तो किसके प्रति होती है, मंत्रिपरिषद है ना, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल नहीं आ रहा, कैबिनेट नहीं आ रहा, सारे मंत्री केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद में, ये 75(3) के अंदर 75(3) में पढ़ा था। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, केवल है ना, केवल लोकसभा। और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है इनकी बताओ, और कौन से आर्टिकल में वो भी बताओ, है ना। या तो कमेंट करके बताओ, नहीं व्हाट्सएप पे बता दो, और मेरे से नाराज हो तो ढूंढ लो, जान लो, मत बताओ क्या। ढूंढ तो लो लेकिन पॉज करके, है। फिर बिंदु संख्या 13, राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को, है ना, राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। तो अपन ने पढ़ा था राज्यसभा की यूनिक पावर्स, आर्टिकल 249। ठीक है ना। और फिर राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के द्वारा, किस तरह के बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमतों के द्वारा संकल्प पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन जब एक्सेप्ट हो जाता है प्रस्ताव तो संकल्प बन जाता है। फिर लोकसभा उस पर कानून बना सकती है ना, राष्ट्रीय महत्व घोषित करके, ये चीज है। और ज्यादा से ज्यादा फिर जैसे अपन ने देखा था कि ये 1 साल तक रह सकता है, 1 साल तक फिर एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो हटाने के बाद भी 1 साल खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक ही रह सकता है, उसका प्रभाव, है ना। तो ये मैंने आपको आर्टिकल 249 जब राज्यसभा की विशेष पावर्स पढ़ी थी उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन ये पावर किसके पास होती है, नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करने का, है ना। राज्य पूरा डिटेल में बताया, राज्य सूची के विषय जो होते हैं उन पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, सारा डिटेल मैंने आपको बताया हुआ, या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा का वीडियो, करीबन 2 घंटे का वीडियो, उसको देखो, सुनो, समझो, आगे बढ़ो। फिर क्या है, लोकसभा को राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। भैया तुम धन विधेयक मनी बिल में ही कुछ हो लो, है ना। वैसे सबको कुछ न कुछ है, सबके पास कुछ न कुछ पावर है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अद्भुत संविधान है भारतीय संविधान। ऐसे तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है कि नहीं। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, है कि नहीं। तो वो चीज है, जैसे गन्ने में रस है लेकिन उसमें फूल नहीं होता, समझ गए। सोने में चमक है लेकिन उसमें गंध नहीं होती, है कि नहीं। तो सोने में गंध नहीं होती, गन्ने में फूल नहीं होता, कहने का मतलब खुदा हर किसी को सब कुछ नहीं देता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, ये चीज समझ गए। तो ये चीज है। तो राज्यसभा को है राज्य सूची के विषय पे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके कानून बनाने का अधिकार है, संसद कानून बना सकती है उसके ऊपर। ऐसी ही लोकसभा को अधिकार है मेरे बिल के संदर्भ में। तो सबकी बल्ले बल्ले है वैसे यार, अपने तो पढ़ो और मस्त रहो, आगे बढ़ो। आ जाओ फिर बिंदु संख्या 14, फिर राज्यसभा की एक स्पेशल पावर आ जाएगी, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस गठन करने का जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास ही। जैसे अपन ने देखा था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन हुआ 1966 में, है कि नहीं। लेकिन किस तरह के बहुमत के द्वारा, 2/3 के बहुमत के द्वारा।
उपस्थित एवं मतदान देने के 2/3 बहुमत के द्वारा संकल्प को अपन जैसे बोलेंगे यहाँ पे रिजोल्यूशन के पारित करके राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। और आज की तारीख में जैसे अपन देखते हैं 3 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, अनुच्छेद 80 देखो। फिर लोकसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ राज्यसभा को क्यों दिया गया? तो वहाँ बाजरी और हाजिरी का मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था, ये बाजरी खाते हैं राज्यों की और हाजिरी देते हैं केंद्र में, है ना, मतलब उसके प्रति एक तरह से उनकी जवाबदेही बनती है केंद्र सरकार की। तो ऐसा नहीं हो, ये अपना फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए राज्यसभा को ये पावर दी गई है। ठीक है। और बाकी जैसे जो अपन देखते हैं ना यूपीएससी के थ्रू, जैसे आईएएस में जो सिलेक्ट होते हैं वो सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, सिर्फ 2 ही हैं यूपीएससी में, आईएएस के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस, बाकी सेंट्रल सर्विसेज है। ठीक है। तो इन दोनों में सर भेद बता दो ना, नहीं बताऊंगा, आर्टिकलिटी देखो सारा डिटेल में था यार, उसमें तो फॉरेस्ट की जगह आपको कंफ्यूजन हो जाता है, फॉरेन का वो भी बताया हुआ, तो बार बार क्यों बताऊं, हर जगह टाइम वेस्ट नहीं, है ना। ये हो गया बिंदु संख्या 14। फिर देखते हैं बिंदु संख्या 15, आ जाओ। बिंदु संख्या 15 क्या है? जब लोकसभा भंग हो तथा आपात स्थिति लागू कर दी जाए तो उसका अनुमोदन राज्यसभा करती है। देखो ये स्टेटमेंट क्या है कि जब लोकसभा भंग हो गई 83(2) के तहत और इमरजेंसी लागू है, 352 लागू है, ठीक है ना, लोकसभा तो भंग हो गई, आपात स्थिति लागू हो जाए, है ना, लोकसभा तो भंग है और आपात स्थिति लागू कर दी गई है, तो उसकी अनुशंसा कौन करेगा? उसकी अनुशंसा सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। भाई लोकसभा का तो भंग हो गई, तो है ही नहीं, वो तो वो कैसे अनुशंसा करेगी? तो ये भी जो राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं उनसे 352 के तहत जो अपन पढ़ते हैं, 352 उसमें यह अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। लोकसभा है ही नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि इमरजेंसी लगानी है भारत में 352 या किसी राज्य विशेष में 356 या वित्त आपदा 360, तो फिर लगेगी कैसे? सिर्फ राज्यसभा उसका अनुमोदन कर देगी तो भी लग जाएगी। फिर लोकसभा को इस प्रकार का विशेष अधिकार नहीं, विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है, परमानेंट हाउस है। तो लोकसभा जब विघटित हो गई तो किस तरह का उसको अपन दे नहीं सकते अधिकार, भी तो विघटन ही हो गया, तो अधिकार मिल भी गया तो करेगी क्या? परमानेंट हाउस वो हो नहीं सकता, तो परमानेंट हाउस को तो ये सुविधा मिलेगी ऐसे। तो परमानेंट हाउस राज्यसभा तो उसके पास है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये 352 अनुच्छेद में लिखा हुआ 52 की। परंतु फिर बिंदु संख्या 16 क्या है? उपराष्ट्रपति हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। प्रस्ताव जब पास हो जाता है उसको अपन संकल्प बोलते हैं, रिजोल्यूशन। प्रस्ताव मोशन होता है ना, मोशन एंड रिजोल्यूशन में डिफरेंस अपन ने बताया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है, प्रस्तावित, इंट्रोड्यूस। तो ये अपन ने जैसे जो राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं ये उसके अंदर अपन ने देखी होंगी। और उपराष्ट्रपति को हटाने संबंध में जैसे जो आर्टिकल है, उपराष्ट्रपति को हटाना, पद से हटाना, पदावधि, वो आर्टिकल कौन सा आप याद करो, पदावधि 67। ये फिर क्या, राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन करती है लोकसभा। तो ये जो स्पेशल पावर्स है ना राज्यसभा की, उसमें अपन ने पढ़ा है, टोटल 4 पढ़ी थी अपन ने, चारों यहाँ आ गई, 249, 312। फिर इमरजेंसी, लोकसभा है नहीं तो इमरजेंसी को कौन अनुमोदन करेगा? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी 67, ये किसमें पढ़ा था अपन ने? ये भी राज्यसभा। 4 स्पेशल पावर, चारों का ये। फिर क्या है, राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, इंपॉर्टेंट बिंदु, किसी प्रकार का, है ना, मतलब SC ST को जो अपन ने आरक्षण दे रखा है वो राज्यसभा में नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा में है, आर्टिकल 330 के तहत। ठीक है। ये फिर क्या है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, तो मैंने बोला था इसको अपन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। और सोशली एंड इकोनॉमिक, जो सोशली एंड एजुकेशनली जो है, जिसमें इकोनॉमिक भी जोड़ दिया गया है, वो अनुच्छेद 16(4) के तहत है। तो ये जो रिजर्वेशन है, ये जैसे अपन ने बोला था, ये समय बाधित है ना, शुरू में 10 साल के लिए हुआ था, लेकिन अब ये 80 साल के लिए, मतलब 1950 से जब अपन जोड़ेंगे तो 80 साल के लिए, मतलब 2030 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। बड़ा अपन 104वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन टाइम बाउंड था, सोशली एंड एजुकेशन आधार पे जो सामाजिक रिजर्वेशन जो दिया हुआ उसकी कोई समय सीमा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है। तो जैसे बोलते हैं आरक्षण समय बाधित था, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है समय बाधित, सामाजिक रिजर्वेशन नहीं है समय बाधित, ऐसे। फिर क्या, अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में कहाँ है बताओ, किस आर्टिकल में? मिलेगा ही नहीं इसका आंसर आपको। क्यों? क्योंकि किसी परिभाषा ही नहीं है अल्पसंख्यकों की। एंग्लो इंडियन की परिभाषा दे रखी थी अपन ने आर्टिकल 366 में, जबकि माइनॉरिटीज की कोई परिभाषा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो माइनॉरिटीज की जैसे जो वर्णन है कि
अपन ने जैसे दिया है कल्चरल आधार पे अपन ने माइनॉरिटी बताया, वो आर्टिकल 29 के अंदर है, समझ गए। लेकिन माइनॉरिटी सॉरी उसकी अल्पसंख्यक की जो सॉरी अल्पसंख्यक क्या, एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी हुई है 366 में, यूरोपीय उद्भव का, पितृ या पितृ परंपरा में यूरोपीय उद्भव का हो, वो एंग्लो इंडियन 366 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब बताया था आपको आर्टिकल 81 में, कंफ्यूजन हो रहा है देख लो एक बार वापस। 81 बिंदु संख्या 18 देखते हैं अपन तो। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई राज्य विशेष में राज्यसभा के सदस्य के लिए कोई राज्य विशेष में भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है ना, ये किसी आना चाहिए ना, किसी राज्य विशेष में यूं है, किसी राज्य विशेष के अंदर है ना, किसी राज्य से मान लो राजस्थान को 10 राज्यसभा सीटें आवंटित है, तो कोई भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, राजस्थान में अंदर भौगोलिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है ऐसा इसमें, ठीक है ना। जबकि लोकसभा के अंदर ऐसे होता है, 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान में है, तो 25 की 25 से बटी हुई है 33 राज्यों में भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पे, जो परिसीमन के आधार पे डिसाइड होता है, ठीक है, ये चीज है ना। ये इधर देखो मैंने करेक्शन कर दिया, राज्यसभा के सदस्य के लिए राज्यों में भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है ना। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, नहीं हो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुने जाते हैं, इसलिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जिसको अपन उसकी जरूरत ही नहीं है राज्यसभा के अंदर, और इसके अंदर होता है लोकसभा में, क्योंकि इसका तो चुनाव ही टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत होता है, जिसको अपन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, और उसका परिसीमन होता है आर्टिकल 82 के तहत ऐसा। फिर क्या बिंदु है, अमेरिका में जो उच्च सदन है, ठीक है ना, उसको सीनेट बोला जाता है, सीनेट SENAT सीनेट, ठीक है ना। और वहां पे जो निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं, जैसे अपने हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं, और अमेरिकी संसद को अपन कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो संसद को कांग्रेस बोल दिया, मतलब ये अमेरिकी संसद कांग्रेस, उसके दो हाउस, अपर हाउस को सीनेट, लोअर हाउस को हाउस ऑफ पीपुल ऐसे, ठीक है। फिर ब्रिटेन के अंदर जैसे अपन देखते हैं, ब्रिटेन का जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जैसे लॉर्ड्स का मैदान भी है, वहाँ ये जो सदस्य थे वो हुआ करते थे ना, हाउस ऑफ अपर हाउस के, वहाँ वो क्रिकेट मैच खेलते थे, इसके लिए इसको अपन हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, क्रिकेट का मक्का मदीना। लॉर्ड्स जो मैदान है, क्रिकेट का मैदान, वहाँ ये राज्यसभा अमेरिकी ब्रिटिश राज्यसभा के सदस्य वहाँ मैच खेलते थे, जीत के जाते थे। नेशनल गेम है वहाँ का, जैसे अपना हॉकी है वैसे नेशनल गेम है ब्रिटेन का क्रिकेट, जन्नी क्रिकेट की ब्रिटेन ही तो लगान मूवी में नहीं देखा था। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जहाँ क्रिकेट मैच खेलते थे ना, तो उसको लॉर्ड्स का मैदान बोलते हैं, क्रिकेट का मक्का मदीना, ठीक है ना। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, ये ब्रिटेन की राज्यसभा है, उच्च सदन, और वहाँ का जो निम्न सदन है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स, और वहाँ की जो संसद है ना उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं। तो हम ब्रिटिश संसद को पार्लियामेंट, उच्च सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, और निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स बता दिया अपन ने, लॉर्ड्स का मैदान भी इसीलिए मतलब पढ़ा है ना। एक जैसे आपने देखा हो, जितने भी अपने जैसे भारतीय गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हैं, उनके आगे एक वर्ड लगता है लॉर्ड, जैसे लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, है ना, प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, है कि नहीं। ऐसे तो ये लॉर्ड शब्द क्यों लगता है, ये समझ रहे हो आप। तो ये जब, क्योंकि भारत क्या था, भारत सबसे अमूल्य मोती था ब्रिटिश महारानी के ताज के अंदर, है ना। ऐसे कोई भी वाइसरॉय जब भारत में आता था ना, इंडियन सिविल सर्वेंट नियुक्त होके, तो वो भारत में आने से पहले, जैसे आज ज्वाइन करेंगे भारत, मतलब कल ज्वाइन करेंगे भारत में, तो आज शाम को उनकी महारानी के साथ बिल्कुल एक डाइनिंग टेबल के ऊपर भोज होता था, महारानी के साथ भोज करते थे। तो भोज के बाद महारानी उनको गुड बाय नहीं बोलती थी, महारानी उनके कान में फूंक मारती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये कॉलोनी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यूं समझ लो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका तो निकल गया हाथ से ब्रिटिश सर से, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी इंग्लिश के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया ही थी। तभी अपने फिर बक्सर के बाद जैसे जो सारा सिस्टम है बदल गया, ठीक है ना। जिसमें प्लासी हो रही थी उस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, तो वो निकल गया था अपने हाथ से। फिर 64 में बक्सर आई, मतलब ब्रिटेन से निकल गया था हाथ से अमेरिका 1763 के अंदर, फिर 64 में बक्सर हुई, फिर यहाँ बिल्कुल शोषण चालू हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी अमेरिकी ब्रिटेन के लिए भारतीय कॉलोनी। तो यहाँ अच्छों को, बेस्ट जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ना, उनको डेप्यूट किया जाता था इंडिया में। फिर जब वो अच्छा काम कर लेते थे, बहुत अच्छा, महारानी खुश हुई, मुकेम्बो खुश हुआ, तो फिर उनको क्या करते थे, जब वो रिटायर होके जब ब्रिटेन में जाते थे ना, तो उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पदेन सभापति बना दिया जाता था अच्छों को, मतलब ताउम्र हो गया, है ना। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो सभी सदस्य होते थे,
भारतीय वायसरॉय जो होते थे, तो इसलिए उनको उनके नाम के आगे लगता था लॉर्ड। और समझे लॉर्ड माउंटबेटन क्यों? क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन गया बाद में, यहाँ से जाने के बाद। ऐसे है ये, ठीक है ना। ये इंटरव्यू में पूछा गया था ये, पूछते हैं ये मैं लॉ हिस्ट्री के स्टूडेंट से, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है? महात्मा गांधी। तो बोलते हैं यार तुमने महात्मा गांधी जी क्यों नहीं बोला? फिर वो पूछते हैं कि भारत का वायसरॉय बताओ, पहला वायसरॉय कौन? तो अकस्मात मुंह से निकलता लॉर्ड कैनिंग है, आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लॉर्ड कैसे? महात्मा गांधी जी बोलने में शर्म आई, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड कैनिंग बोलने में फक्र महसूस हुआ। ऐसा क्यों? तो ऐसा तो इसलिए कि भाई हमें तो पढ़ाया ही ऐसा, क्या बुक्स में ही है? किस बुक में लिखा है मुझे बता दो, बिपिन चंद्रा में कहाँ लिखा महात्मा गांधी जी या श्री महात्मा गांधी जी? लिखा है कहीं? श्री महात्मा गांधी भी कहीं नहीं लिखा, महात्मा गांधी जी भी कहीं नहीं लिखा, लेकिन लॉर्ड कैनिंग तो हर जगह लिखा हुआ है। खोल के देख लो बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी वो बिपिन चंद्रा है। ऐसा इसलिए क्यों पढ़ाया हमें, ऐसा क्या? अब फिर बात आती पढ़ाया ऐसा क्यों यार, है ना। लॉर्ड क्यों? क्योंकि लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। और गांधी जैसे क्या है, महात्मा गांधी या तो महात्मा गांधी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन गांधी बोलोगे ना कि गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया 1921 के बाद, गलत। गांधी बोल रहे हो तो गांधी जी बोलो, है ना। बापू है ऐसे ही नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है बापू बोलना। तो गांधी, सिर्फ गांधी बोलो तो गांधी जी बोलो, और जी बोलने में आपत्ति है नहीं सर, नहीं नहीं, तो महात्मा गांधी बोलो फिर, ठीक है ना। महात्मा गांधी चलेगा, गांधी जी चलेगा, लेकिन ओनली गांधी नहीं चलेगा। महात्मा तो है, सुभाष चंद्र बोस जैसे इनको संबोधित किया ही, ऐसे, है ना। ये चीज है, सॉरी, वो महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को, ठीक है ना। ये अपन मॉडर्न टाइम देखा ही है, तो ऐसे अपन को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था अपना इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन। इसमें देखो क्या है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये, हाँ ये लो, है ना, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वाला जो मैं बता रहा था, हाउस ऑफ, मतलब केंद्रीय विधानसभा जो थी ना, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें हम डाला जो 8 अप्रैल 1929, है ना। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव राजगुरु, ये सबके नाम नहीं आए थे सारे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन चारों के नाम, असेंबली बम केस, भगत सिंह, ये सुखदेव, राजगुरु, ये ना, ये नाम है यार, है ना। भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। चलो एक सेकंड, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सॉरी, ये रहा, है भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीन थे, भगत सिंह, सुखदेव और ये राजगुरु, और बटुकेश्वर दत्त तो है ही मैं, ये, ठीक है। तो ये मैं वो बता रहा था, ऐसे सारे सारा अपन मॉडर्न इंडिया में पढ़ा हुआ है, लेकिन यार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको ये याद हो यार, मेरा मकसद यहाँ ये है, मेरा मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद ये बताना है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा, परिषद तो यहाँ है राज्यसभा, राज्य परिषद, और यहाँ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो वर्तमान में राज्यों में होती है ना विधानसभा, तो ये केंद्रीय विधानसभा थी सेंटर के अंदर, तो इसलिए इसके आगे वर्ड केंद्रीय लग गया। मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स 1919, ठीक है। तो ऐसे बेसिक डिफरेंस था, काफी डीप में था, डिटेल में था, है ही चीजें डिटेल में, डीप में मैं क्या करूँ इसके अंदर, कट नहीं हो सकता बेटे, कट शॉर्ट नहीं हो सकता प्यारे किसी हाल में, ओके। बार बार रिवीजन करो, कंबाइंड रूप में पढ़ो आप 79, 80, 81 को, और इस डिफरेंस वाली टेबल को, तब देखना फिर क्या मजा आएगा राज्यसभा का। फिर कुछ भी उठा के पढ़ो, डीडी बसो तो यूँ लगे अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार, ये कॉमिक्स, समझ रहे हो। अच्छी अच्छी किताब आपको कॉमिक्स लगेंगी इसके आगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 घंटे दिए हैं आपने सिर्फ 3 आर्टिकल, 79, 80, 81 और 82, इन 4 आर्टिकलों में। तो ये आधार है यार संसद का, देना जरूरी है, ओके।